नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, क्लास 8th का एसएसटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 4 कानूनों की समझ, वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए रहने वाला है। बहुत सारी नई नई चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हैं। और दोस्तों, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है कानूनों की समझ, यानी हमने किसके बारे में समझना है? कानूनों के बारे में समझना है। तो चलिए दोस्तों, कानूनों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस चैप्टर में हमने अब तक ये पढ़ा था कि संसद क्या क्या काम करती है। तो वहां पर हमने देखा था कि संसद क्या बनाती है, नए कानून बनाती है। हम जो सांसदों को चुन करके भेजते हैं, वो संसद में जा करके हमें जो ज़रूरतें होती हैं, हमें जिन कानूनों की ज़रूरत होती है, वो कानून संसद में पारित होते हैं और जो है कानून बनते हैं। तो इस तरह से हमें समझ तो आ गया कि कानून बनाता कौन है? संसद बनाती है। लेकिन संसद को पता कैसे चलता है कि कोई कानून बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और संसद कोई कानून बनाती कैसे है? तो फिर जो कानून बन जाता है, क्या वो सभी पर लागू होता है? यानी अलग अलग धर्मों पर अलग अलग कानून तो नहीं लगते, अलग अलग जाति के जो लोग हैं उन पर अलग अलग कानून तो नहीं लगते, या फिर कानूनों का जो राज है, यानी कानूनों का शासन जो है वो क्या है? तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या कानून सभी पर लागू होता है? क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि क्या कानून सभी पर लागू होता है? तो दोस्तों, इसके उत्तर को जानने के लिए हम दो व्यक्तियों का एग्जाम्पल लेते हैं और धर्म के आधार पर उन्हें विभाजित करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है और वो मान लीजिए कि किसी धर्म से है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है मुस्लिम धर्म से है, हमने मान लिया। और दोस्तों, एक जो व्यक्ति है ये है दोस्तों, मान लीजिए कि हिंदू धर्म से है। दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं हम, ठीक है, और कानून की नज़र में देखते हैं कि क्या अगर ये कोई अपराध करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने भी क्या कर दिया दोस्तों, मर्डर कर दिया किसी व्यक्ति का, इसने भी मर्डर कर दिया, और मान लीजिए कि हिंदू व्यक्ति भी मान लीजिए कि मर्डर करता है। तो दोस्तों, इसने भी मर्डर किया और इसने भी मर्डर किया। तो अब हम जब कानून की नज़र से देखते हैं तो कौन ज़्यादा बड़ा अपराधी है और कौन छोटा अपराधी है, यानी किसको कम सज़ा मिलेगी और किसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ये किसके आधार पर डिसाइड होगा? इनके अपराध के आधार पर डिसाइड होगा। इनके धर्म को नहीं देखा जाएगा। यानी अगर ये मर्डरर है, अगर इनको फांसी की सज़ा मिलेगी तो दोनों को फांसी की सज़ा मिलेगी। यानी कानून जो है किसी के धर्म, किसी की जाति, किसी के लिंग के आधार पर कोई डिफरेंस नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ये जो है धर्म को छोड़ देते हैं और मान लीजिए कि ये तो क्या है, ये तो दोस्तों महिला है और ये मान लीजिए कि पुरुष है। तो क्या दोनों को फांसी की सजा होगी, महिला और पुरुष दोनों को? तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल दोनों को होगी। उसमें ऐसे नहीं है कि ये तो बेचारी महिला है, इससे तो वैसे ही अपराध हो गया। तो इस आधार पर कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा। यानी कानून की नज़र में सभी बराबर है, कानून सभी पर लागू होते हैं। अगर कोई चोरी करता है, महिला या पुरुष, तो उन पर जुर्माना समान लगेगा, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। तो आपको समझ आया कि कानून जो है सब पर समान रूप से लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सड़क पर चलने का एग्जांपल ले सकते हो कि सड़क पर लेफ्ट और मतलब अपनी साइड में चलना चाहिए। जाने वालों की जो लेफ्ट साइड होती है और आने वालों की राइट साइड होती है, इसी तरह से होती है। तो दोस्तों, अगर उसमें मान लीजिए कि इस तरह से मान लीजिए कि सड़क है और ये जो है उधर जाने वालों का रास्ता है और इधर आने वालों का रास्ता है। अगर आप बाइक लेकर के इस रास्ते से यूं चल पड़ते हैं और यहाँ पर ट्रैफिक का जो हवलदार होता है, ट्रैफिक पुलिस का, वो आपको रोक लेता है, तो वो आपका चालान आपकी जाति, आपका धर्म पूछकर नहीं काटेगा। वो क्या काटेगा? सिंपल आपका नाम लिखेगा और चालान काट देगा। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। जो है ड्राइविंग लाइसेंस आप लेकर के चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इस पर डिपेंड करता है, आपकी जाति पर डिपेंड नहीं करता। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर तो हमें पता चल गया, तो इसको थ्योरेटिकल वे में कैसे लिखेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही आसान है कि हमारा कानून धर्म, जाति या लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। हमारा कानून किस किस के आधार पर आप लिखेंगे? धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से
कोई भेदभाव नहीं करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। तो दोस्तों ऐसा ये क्वेश्चन और बन सकता है, हालांकि इसी उत्तर में उस क्वेश्चन का आंसर भी छिपा है। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन बन गया कि कानून का शासन किसे कहते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन बन गया। ये तो क्या था कि कानून सभी पर लागू होता है क्या, बताइए कि क्या कानून सभी पर लागू होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कानून का शासन किसे कहते हैं। तो दोस्तों भारत के अंदर किससे पूछा जाता है अपराध होने पर, हम सीधा जाते हैं कानून की लिस्ट देखते हैं कि कानून ये कहता है या नहीं कहता है। अगर कानून के अनुसार वो सही है तो उस व्यक्ति को जाने देते हैं, लेकिन अगर कानून के अनुसार वो गलत है, यानी उसने जो काम किया है वो गलत काम है, तो उसे हम सजा देते हैं। इसका मतलब भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में, जो देश लोगों द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है, वहां पर शासन किसका होता है दोस्तों, कानून का शासन होता है। सारे कानून के अनुसार चलते हैं, ये चीज आपको समझ हो गई। तो अब आपको लिखना है कि कानून का शासन किसे कहते हैं। तो सिंपल दोस्तों इसी को कहते हैं कानून का शासन, यानी कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, सभी पर कानून लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो मर्डर करता है, मान लीजिए वही एग्जांपल हम सेम ले लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो मर्डर करता है और ये जो व्यक्ति है किसी बहुत ही धनी सेठ का पुत्र है, यानी उसके पिता जो है उसके पास बहुत पैसा है। तो ऐसा नहीं है कि वो पिता पैसे दे करके अपने पुत्र को फांसी से बचा लेगा, ऐसा कानून उसे करने की अनुमति नहीं देता। चाहे इसका पिता जो है वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, उस पर कानून लागू होता है और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कानून का शासन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि देश का सबसे प्रथम व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के पास भी इतना अधिकार नहीं है, यानी राष्ट्रपति को खुद में कुछ खोट होती है तो उस पर भी निर्णय कौन देता है दोस्तों, कानून देता है। ये चीज आपको समझ आ गई, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ, कानून हुआ। ये चीज आपको समझ आ गई। हालांकि राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं कि वो किसी की सजा माफ़ कर सकता है, वो एक चीज़ अलग है, ठीक है, वो उसको शक्तियां दी गई है। लेकिन राष्ट्रपति अगर कोई अपराध करता है तो उसको सजा कौन दिलाएगा, कानून दिलाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देख लेते हैं कि कानून के शासन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सी चीज़ है। क्या लिखेंगे कि कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, का आंसर क्या देंगे कि कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ये चीज़ हमने पहले ही समझ रखी है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, चाहे वह कोई धनी सेठ हो, चाहे फिर वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। राष्ट्रपति को कुछ अधिकार होते हैं कि वो किसी को अपराध किसी ने किया है या फांसी की सजा किसी को रही है तो उसे माफी दे सकता है, लेकिन यहां पर भी अधिकार किसने दिए उसको दोस्तों, कानून नहीं दिए। तो आप समझ गए कि इन सबसे ऊपर कौन होगा दोस्तों, कानून होगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को कानून का शासन कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि यही तो कानून का शासन है। सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, कानून ही तो डिसाइड कर रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं कि नए कानून जो बनाए जाते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं, यानी संसद को कैसे पता चलता है कि इस चीज़ पर हमें कानून बनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2005 में एक अधिनियम लाया गया, यानी कानून बनाया गया, घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम उसका नाम है। घरेलू हिंसा यानी घर में जो हिंसा होती है, यानी घर में जो झगड़े होते हैं, यानी पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं, यानी मान लीजिए कि कोई पति है वो शराबी है और वो घर में आकर के अपनी पत्नी को पीटता है, तो उस पत्नी को अधिकार है कि वो उसकी जाकर के शिकायत कर सकती है। किसके पास, कानून के पास। उसके अलग अलग रूल होते हैं, इसमें एक संरक्षण अधिकारी होता है, उस अधिकारी के पास जाकर के शिकायत कर सकती है। और ये जो है इस सारे विवाद का निपटारा गवर्नमेंट खुद कराती है, यानी गवर्नमेंट का जो अधिकारी होता है वो इस विवाद का निपटारा कराता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। तो ये अधिनियम सरकार को कैसे पता चला, 2005 में सरकार को कैसे पता चला, संसद को कैसे पता चला कि अब जो है महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, अब हमें करना चाहिए, ऐसा कुछ कानून बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सारे मुद्दे जो है वो सरकार के पास जाते कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका आंसर जानने से पहले वो जो महिला संरक्षण
अधिनियम आया था, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण दिलाने का जो अधिनियम था वो कैसे लाया गया, वो अगर आप समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ थी कि पहले क्या हुआ कि एक महिला थी और दोस्तों इसके साथ जो है घरेलू हिंसा का ये शिकार होती है, और ये महिला जो है ये जो है घरेलू हिंसा की शिकार महिला है, यानी इसके पति ने इसको पीट दिया। अब दोस्तों ये कहाँ पर जाती है, महिलाओं का एक संगठन है, महिलाओं का एक संगठन। मान लीजिए कि बहुत सारे महिलाएं जो है वो अपने अधिकारों के लिए जो है आगे अपने अधिकारों के बारे में महिलाओं की आवाज़ उठाती है, तो महिलाओं का संगठन जो है उसके पास जाती है और इसकी जो अधिकारी होती है या इसका जो पदाधिकारी होती है उसको बोलती है कि भाई बहन जी मेरे साथ तो बड़ा बुरा हाल है, मेरा पति मुझे शराब पी करके पीटता है। तो ये चीज़ कहते हैं, ये कहते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, करेंगे आगे आपकी बात लेकर के जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों क्या होती है कि एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो बूढ़ी औरत क्या कहती है कि देखो जी मेरे जो पुत्र है और मेरी जो पुत्र वधू है यानी मेरा बेटा और जो बहू जो है घर मेरा है, लेकिन मुझे वो घर से बाहर निकालने पर तुले। तो इसकी भी शिकायत कहाँ पर आई, यहाँ पर आई। ये संगठन कोई सरकारी संगठन नहीं था, ये वैसे ही महिलाओं का कोई संगठन था। महिलाएं समूह में एक संगठन बना लेते हैं ताकि वो अपने अधिकारों को सरकार के सामने उजागर कर सके। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दोस्तों बहुत सारी महिलाओं के जब यूं अपराध के किस्से सामने आने लगे तो इस महिला के संगठन की एक दिन मीटिंग होती है और ये कहते हैं कि ये जो मुद्दा है बहुत महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को एक आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए। आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए किसके लिए, कानून लाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हमें इस कानून की ज़रूरत है। और ये जो है महिलाएं दोस्तों क्या करने लगती हैं, आंदोलन करने लगती हैं। यानी एक टेंट लेकर के बस स्टैंड के सामने टेंट लगा करके बैठ जाती हैं और आराम से नारेबाजी करते हैं कि हमें जो है सुरक्षा चाहिए, हमें कानून से सुरक्षा चाहिए, रैलियां निकालती हैं। और दोस्तों जहां पर भी ऐसा कुछ होता है वहां पर आपने देखा होगा कि रिपोर्टर कैमरामैन फटाफट से पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों मीडिया वाले जो होते हैं वो फटाफट से इस आंदोलन के पास पहुंच जाते हैं और टीवी पर दिखाया जाता है कि दिल्ली में सभी महिलाएं जो है वो आंदोलन पर बैठ चुकी हैं और इनकी जो नेता है वो कहती है कि मैं ताउम्र चाहे आंदोलन करना पड़े लेकिन मैं महिलाओं के लिए लड़ूंगी। और ऐसे आपने टीवी पर कई सारी चीज़ें देखी होंगी। अब दोस्तों ये तो हुआ एक तरफ का काम, यानी महिलाएं अपनी आवाज़ उठा रही हैं कि हमें कानून की ज़रूरत है। अब दोस्तों इधर से क्या होता है कि संसद को कैसे पता चलता है, तो संसद में दोस्तों कुछ समितियां होती हैं, कुछ समितियां होती हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं और समाज पर नज़र रखती है कि समाज में क्या कुछ चल रहा है। अब दोस्तों इसमें से जो समिति होती है जो महिलाओं के बारे में महिलाओं के अधिकारों के बारे में सोचती है, तो वो ये जो समिति होती है दोस्तों ये क्या करती है, टीवी चलाती है और टीवी में वो देखती है कि महिलाएं तो जी आंदोलन पर बैठी हैं और आंदोलन पर बैठी है तो मीडिया वाले किसके पास रिपोर्ट पहुंचाएंगे, इस समिति के पास पहुंचाएंगे कि आप देखिए जी महिलाओं की क्या क्या मांगे है, सुनिए। तो एक दिन क्या होता है कि इस समिति की और महिला को जो आंदोलन कर रही है महिलाएं उनकी मीटिंग होती है, संसद की समिति की और महिला संगठन जो उनकी मीटिंग होती है और महिलाओं की मांगें सुनी जाती है। फिर ये समिति संसद के साथ मीटिंग करती है। संसद में ये माना जाता है कि हाँ ऐसा तो कानून पारित करना पड़ेगा, तो ऐसे में संसद में फिर कोई अधिनियम लाया जाता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और फिर जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचा जाता है, जो संसद होती है राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों में अगर वो अधिनियम पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति साइन कर देता है और वो एक नया कानून बन जाता है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कानून बनता कैसे है। अब चलिए दोस्तों इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि इस तरह से तो हम नहीं बना सकते, तो आंसर कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि नए कानून किस तरह से बनते हैं, समझ हमने लिया, इसको लिखेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, कुछ लोग विचार विमर्श करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम नागरिकों के बीच किसी कानून की मांग को लेकर के विचार विमर्श होता है, यानी कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जैसे उन महिलाओं ने जाकर के महिला संगठन के पास ऐसा कुछ मांगे रखी थी।
फिर नागरिकों का एक समूह उस कानून की मांग के लिए दोस्तों आंदोलन करता है और जन समर्थन जुटाने का प्रयास करता है, यानी सभी क्षेत्र जो है, देश के सभी जो क्षेत्र हैं वहां पर ऐसे कानूनों की मांग उठे, तभी तो सभी सांसदों को पता चलेगा कि हमारे राज्य में ऐसी मांग उठ रही है, क्योंकि सांसद जो है वो एक जगह से तो होंगे नहीं, सभी जगह से होंगे। तो जन समर्थन हमें जो है जुटाना पड़ेगा। जन समर्थन है कि सभी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त करना पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो जन समर्थन हम जुटाते हैं और दोस्तों मीडिया जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी टीवी चैनल्स पर, मोबाइल्स के माध्यम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं कि यहाँ पर इस चीज को लेकर के कानून जो है, कानून बनाने की मांग चल रही है, इस तरह से आंदोलन चल रहा है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उस आंदोलन के साथ जाकर के जुड़ जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई। संसद की समितियां ऐसे मुद्दे जो है वो संसद के सामने उजागर करती है। अब ये समिति जाकर के संसद के पास कही गई कि ये देखिए इस कानून की जो मांग है वो पैदा हो रही है, तो आपको कुछ करना चाहिए। तो फिर क्या होता है दोस्तों, संसद में अधिनियम पेश किया जाता है, मतलब एक पेश किया जाता है मुद्दा कि इस मुद्दे पर आप सभी जो है सांसद विचार विमर्श कीजिए। यह अधिनियम यदि राज्यसभा व लोकसभा दोनों सदनों में पारित हो जाता है, यानी उसे सांसद जो है वो पास कर देते हैं कि हाँ भाई ये कानून तो बनाना पड़ेगा। ये जब ये कह देते हैं तो दोस्तों राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह जो अधिनियम है जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया है वो दोस्तों एक कानून का रूप ले लेता है। तो हमें पता चल गया कि नए कानून किस तरह बनते हैं। इसी पर दोस्तों एक और क्वेश्चन बन सकता था कि सरकार को नए कानूनों की जरूरत के बारे में जनता द्वारा कैसे अवगत कराया जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि जनता ने कैसे सरकार को अवगत कराया कि हमें नए कानून की जरूरत है, ये आपको पता चल गया। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अभी घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ा था, तो हम यहाँ पर परिभाषित कर लेते हैं कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या है, मतलब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आप किन किन चीजों को रखेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम दो चीजें लेते हैं कि हमने वहां पर दो एग्जाम्पल पढ़े थे कि एक तो महिला है जिसका पति इसको पीटता है, तो उसको तो हिंसा मान सकते हैं कि हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, ये चीज हमें समझ आ गई। दूसरा हमने एक बूढ़ी औरत का एग्जाम्पल लिया था कि बूढ़ी औरत को उसके जो बेटे हैं वो घर से निकालना चाहते हैं, तो क्या ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा क्या। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, घरेलू हिंसा में कौन कौन सी चीज़ों को लाया जाएगा। अब दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि घरेलू हिंसा का अर्थ है कोई भी ऐसा कार्य और वो कोई भी करे जो महिला एवं बच्चे का मतलब है कि 18 वर्ष से कम होना चाहिए, चाहे वह लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ऐसा कार्य जो कोई महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य उनको चोट पहुंचाई जाए या उनकी सुरक्षा, जीवन के संकट, यानी ऐसा नहीं है कि पिता शराब पी करके अपने पुत्र की हत्या कर दे और वो कह दे कि मेरा बेटा है, मैं चाहे उसको मारूं पीटूं चाहे उसकी जान लूं, आप मुझ पर कोई केस दर्ज नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है अपराध होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। पिता ऐसे नहीं कह सकता कि मेरा बेटा है मैं चाहे कुछ भी करूं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यानी स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन के संकट या आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो, जैसे किसी महिला को मान लीजिए कि उसका जो दहेज दिया जाता है दोस्तों, दहेज के लिए किसी महिला को तंग करना इसके अंतर्गत रखा जाएगा घरेलू हिंसा के अंतर्गत। ये चीज आपको समझ आ गई। तथा जिससे महिला एवं बच्चों को दुख व अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में रखा जाएगा। इसमें वही एग्जाम्पल आ गया कि बूढ़ी औरत जो उसके जो बेटे थे वो घर से निकाल रहे थे, तो उसको दुख और अपमान का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ आ गई। तो वो भी घरेलू हिंसा के शिकार होगी। और दोस्तों आजकल तो अभी तो लेटेस्ट जो अपडेट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो पुरुषों को भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत लाया गया है। अब मान लीजिए कि उल्टा हो जाए, यानी कि महिला शराब पी करके अपने पति को पीटती हो, तो अब पति बेचारा कहाँ पर जाएगा। तो ऐसे में पति के लिए भी फिर प्रावधान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आ गया। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको यही परिभाषा लिखनी है, उसमें जो है केवल महिला एवं बच्चे का आपको जिक्र करना है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। लेकिन दोस्तों लास्ट लाइन पढ़ करके
करके, ऐसा नहीं है कि आप इसका गलत फ़ायदा उठाएं। लास्ट लाइन क्या है कि महिलाएं एवं बच्चों को दुख व अपमान सहना पड़े तो इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके टेस्ट में 0 नंबर आए और आपके पिता आपको एक चांटा लगा दें और आप घरेलू हिंसा मान करके उनको ब्लैकमेल करें कि आपने मेरे साथ घरेलू हिंसा की है। तो दोस्तों इसको घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें वे सारे कृत्य होंगे जो असहनीय हों या फिर आपको स्वास्थ्य या जीवन के संकट का सामना करवाए। यानी आपकी हत्या नहीं कर सकते आपके पिता, लेकिन आपको डांट जरूर सकते हैं, क्योंकि वो आपके भले के लिए होगी ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप रूठ करके बैठ जाए कि मेरे साथ तो घरेलू हिंसा हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून क्या है? अब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एक कानून लाया गया था, महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई थी और कानून लाया गया था। तो अब ये कानून है क्या? तो दोस्तों इसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2005 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को सुरक्षा देने का प्रावधान है। यानी घरेलू हिंसा से पीड़ित, चाहे वो महिला हो, महिला की जगह आप सीधा पीड़ित लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि घरेलू हिंसा से पीड़ित को सुरक्षा देने का प्रावधान है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों समझ में आया आपको कि घरेलू हिंसा क्या होती है और घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून क्या है। क्योंकि दोस्तों घरेलू हिंसा के ज़्यादातर मामले जो है वो महिलाओं के तहत आते हैं, यानी महिलाओं पर ज़्यादा अपराध किए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर महिला शब्द जो है वो जोड़ा गया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून क्या होते हैं? यानी क्या सारे जो भी कानून पारित होते हैं वो जनता सीधे सीधे मान लेती है क्या? नहीं दोस्तों, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो विवादास्पद लगते हैं, यानी हमें ऐसे लगता है कि ये कानून अच्छे नहीं बने। तो ऐसे में क्या करती है कि जनता उन कानूनों का विरोध करती है और संसद क्या करती है, उस कानून पर पुनः विचार करती है। या फिर मान लीजिए कि जनता को कोई कानून ऐसा हो जो संविधान के अनुसार तो ठीक हो, यानी कानूनों के अनुसार वो ठीक हो, लेकिन वो कानून जो है लोगों को नुकसान पहुंचा रहा हो। तो ऐसे में लोग उस कानून का विरोध किस प्रकार से करेंगे ये हम समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा कानून है जो मतलब संविधान की दृष्टि से तो ठीक है लेकिन हमारे लिए जो वो नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि कुछ समय पहले एक कानून लाया गया था कि जो रेडी वाले हैं वो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अपनी रेडी नहीं लगा सकते। अब देखिए वो संविधान के अनुसार तो सही था, क्योंकि हमें क्या करना था, सार्वजनिक जो स्थान है जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उनको साफ सुथरा रखना था। और सिंपल सी बात है कि अगर ऐसे जगह जगह ठेले लगे हुए होंगे तो क्या वो सार्वजनिक स्थल सुंदर लगेगा जितना लगना चाहिए? नहीं लगेगा। तो ऐसे में वो क्या चाह रहे थे कि ये जो रेडियाँ हैं, ये जो ठेले हैं, वो सार्वजनिक स्थल की खूबसूरती को दाग ना लगाए, यानी खूबसूरती उनकी बनी रहे। लेकिन दोस्तों अगर ये कानून तो बन गया कि रेडी वाले रेडी नहीं लगा सकते, लेकिन दोस्तों दूसरी सोचने वाली बात ये है कि अगर ये रेडी वाले ना हो, सोच कर देखिए कि बस स्टैंड पर कोई रेडी वाला ना हो और मान लीजिए बड़ी बड़ी दुकानें हो, छोटी रेडी ना हो, ठीक है, ये समझ आ गई आपको। और दूसरा है दोस्तों पार्क के आसपास या कहीं भी मान लीजिए कि आपकी फेवरेट है कोई कुल्फी वाले अंकल, और मान लीजिए कि उनकी कुल्फी वाले अंकल की रेडी अगर किसी पार्क से हटवाई जाती है कि आज के बाद आप रेडी नहीं लगा सकते, आप गलियों में फिर करके कुल्फी नहीं बेच सकते, तो ऐसे में आपको भी बुरा लगेगा और रेडी वाले अंकल को भी बुरा लगेगा, क्योंकि उनको तो देखिए उनकी आजीविका है, वो उसी पर टिके। अगर उनकी कुल्फी नहीं बिकी तो उनके बच्चों को उस रात खाना नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और आपके लिए नुकसानदायक कैसे हुआ कि आपको रेडी वाले अंकल बहुत सस्ते में और बहुत सुलभता के साथ सामान उपलब्ध करा रहे थे, तो ऐसे में आपको भी नुकसान होगा और रेडी वाले अंकल को भी नुकसान होगा। तो ऐसे में वो जो कानून होगा वो अलोकप्रिय लगेगा, यानी आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और रेडी वाले अंकल को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों ऐसे जो कानून है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून। तो अब तो ये हमने समझ लिया, अब इसको थ्योरेटिकल तरीके से देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा और हम इसका आंसर कैसे देंगे। चलिए
तो चलिए दोस्तों, हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्वेश्चन कैसे आएगा ये हम देख लेते हैं कि अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून क्या है, यानी ऐसे कानून जो बाद में विवाद बन जाते हैं, ये कानून क्या है, जनता इनका विरोध किस प्रकार करते हैं, यानी जनता को अगर ये कानून हटवाने हो या जनता को विरोध प्रकट करना हो तो आप इसका विरोध कैसे करेंगे। तो इसका आंसर जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, आपको ऐसे लग रहा होगा कि 6 क्वेश्चन हो गए और हमने कहा था कि चैप्टर बहुत छोटे छोटे होंगे, तो दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट ही क्वेश्चन है ये हमारा, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि संसद ऐसे कानून पारित कर देती है जो संवैधानिक रूप से तो वैध है, यानी सिंपल सी बात है कि सार्वजनिक स्थल हमें खूबसूरत रखने हैं, इसलिए हम रेडी वालों को हटा तो सकते हैं, यानी वो संवैधानिक रूप से तो वैध है, लेकिन जनता को रास नहीं आते ऐसे कानून, तो ऐसे कानूनों को अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून कहते हैं। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। अब इसको थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे ये हमने देख लिया। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर जनता को ऐसे कानूनों का विरोध करना होता है तो जनता इनका विरोध कैसे करती है। तो सिंपल सी बात है कि दोस्तों जनता इनके विरोध में जनसभाएं करती है, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जो टीवी चैनल वाले होते हैं वो रेडी वालों के पास जाकर के बोलते हैं कि अब आपको रेडी लगाने नहीं दिया जा रहा, तो बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा ऐसे शोज कई बार आते हैं, या फिर आपको बच्चों से पूछा जाता है कि आपके फेवरेट रेडी वाले अंकल को यहाँ पर रेडी लगाने नहीं दिया जा रहा, तो बताइए बच्चों आप अब कैसा फील कर रहे हैं। तो बच्चे पूरा गुस्से से भड़क करके वहाँ पर जवाब देते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो दोस्तों हमारे सांसदों पर दबाव बनता है तथा संसद पर दबाव बनता है कि वो कानून में संशोधन करे, और वो कानून में ऐसे जो विवादास्पद कानून होते हैं उनमें संशोधन करती है। पहला रास्ता हमारा हो गया। दूसरा रास्ता है दोस्तों वो कौन सा है कि इसके अलावा इन मुद्दों पर फैसला लेने के लिए जनता जो अदालत का सहारा ले सकती है, यानी हम न्यायालय के अंदर जाकर के कह सकते हैं कि ये जो कानून है ये लोगों के लिए अहितकर है, क्योंकि जो रेडी वाले होते हैं वो बहुत सस्ते में और बहुत सुविधापूर्ण तरीके से हमें सामान पहुंचाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह जनता के लिए अहितकर है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो चलिए दोस्तों, कानूनों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कानून कैसे बनते हैं, कानून कैसे, अगर कोई विवादास्पद कानून हो तो उसे हटाया कैसे जाता है, जनता अपने कानून की जो मांग है वो सरकार तक कैसे पहुंचाती है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने पढ़ ली। लास्ट में हमने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, यानी अदालत के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर जो 5th है दोस्तों, उसमें हम न्यायपालिका के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये जो न्यायालय होते हैं, अदालतें होती हैं, कितनी होती हैं, किस किस स्तर पर होती हैं और क्या क्या काम करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।